हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फन एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त। आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 7 की साइंस में चैप्टर 16, जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। वैसे तो जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यानी इस पे कहा गया भी है कि जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। आप जानते ही होंगे शायद, प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ देखिए, कुछ कक्षाओं के यानी आयु के बच्चे भी इस तरीके के जो है पोस्टर निर्मित किए हैं। जल दिवस पे जल कैसे सुरक्षित करें, इन सब के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं तो पेयजल, धुलाई, खाना बना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा कितनी है? 50 लीटर प्रति व्यक्ति। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर है। मतलब हर एक व्यक्ति को कम से कम पूरे दिन में 2.5 जो है बाल्टी जो है यूज़ करना चाहिए। उससे ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। कई कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो है जल के लिए जो है अत्यधिक कमी है और लोगों को परेशान भी होना पड़ता है। जैसे यहाँ कई कई जगह हैं, नलों में पानी नहीं आता है। जल भरने की वजह से जो है लंबी कतार होती है। साथ ही साथ लड़ाई झगड़े और जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन भी होते हैं। आपने कई जगह देखा भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ कुछ जो है न्यूज़ भी हैं। 2006 में कम वर्षा के वजह से यहाँ अकाल पड़ने की जो है संभावना भी आ जाती है कहीं कहीं। यहाँ हम देखते हैं हमारे लिए जो जल कितना आवश्यक है। इसके लिए पहले आप देख लें, अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? वो तो हम बचपन से जान रहे हैं कि पानी की वजह से ये पृथ्वी हमारी नीला दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। अब अंतरिक्ष में पृथ्वी नीली आभा के लिए दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है। परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में हम ताज़ा जल कहते हैं। आगे चलते हैं। जल की अवस्थाएं। जल की अवस्थाओं में अगर देखा जाए, सबसे पहले होता है ठोस अवस्था में जल क्या होता है? वो बर्फ़ होता है। ठीक है, यहाँ अभी हम देख लेते हैं। पहले ऊपर यहाँ हम देख लेते हैं कि पहले बर्फ़ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ़ छत्रक यानी बर्फ़ से ढके पर्वत और हिमनदों यानी ग्लेशियरों में पाया जाता है। ठीक है, पहला जो है ठोस अवस्था में। दूसरा है द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे, जो हम हैंड पंप से निकालते हैं यानी भौम जल कहते हैं उनको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर तीसरा है गैसीय अवस्था में वह जल जो हमारे आसपास की वायु में किस तरीके से जल वायु के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के रूप में बीज सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुछ मात्रा
स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या द्वारा जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव का जो है जल उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, अगर इस जल एक महत्वपूर्ण स्रोत यानी भौम जल, हमको किस जल से मतलब है? भौम जल से, क्योंकि हम इसी का यूज़ करते हैं। हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र यानी नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमि जल जो भूमिगत जल होता है उसकी उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई खोदें, ठीक है, तो हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां मृदा के कणों के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान अवकाश और चट्टानों के बीच स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। आगे चलते हैं। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि से में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर की नीचे पाया जाने वाला जो जल होता है उसको भौम जल कहलाता है। आगे चलते हैं। वर्षा और अन्य स्रोतों जैसे नदियाँ, तालाब का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतः स्यंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल को पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों चट्टानों की परतों के बीच में भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों और हैंडपंपों की सहायता से भी बाहर निकाला जाता है। आगे चलते हैं। जैसे इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ है हैंडपंप। यहाँ जो होता है हम लोग वर्षा और जल झीलों का जल है होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, हैंडपंप से हम यूज़ कर लेते हैं। ये जो भूमि के नीचे जल होता है भौम जल होता है, ठीक है। और यही जो बारिश होती है, बारिश से ये जल यहाँ जल भर हो जाता है और भौम जल भी मिलता है इसी के नीचे। इन्हीं से रिस करके ये भौम जल में मतलब यानी पुनः आपूर्ति जो होती है ये इसी तरीके से होती है। आगे चलते हैं। भौम जल स्तर का अवक्षय भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा के जल अवश्रवण से या रिसाव द्वारा की जाती है। भौम जल स्तर का तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने के लिए हमें क्या होता है, जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर जाता है। अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लें और बारिश उस साल नहीं हुई हो तो क्या होता है कि जो स्तर होता है पानी का वो नीचे हो जाता है। ऐसे हमारे सामने कई कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है। जैसे अगर हम वहीं बारिश नहीं होती है और दोहन तो हम लोग कर ही रहे हैं, पानी मतलब जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि है वैसे वैसे पानी की जो है ज़रूरत भी ज़्यादा है। और हमारे जो भौम जल हैं उनकी तो जो क्षेत्र है वो तो सीमित है। अगर वर्षा भी नहीं होगी तो उसका स्तर जो है स्वाभाविक रूप से कम ही हो जाएगा। तो जो भौम जल जो है वो स्तर को नीचा कर सकता है, यानी जो अल्प वर्षा है उसके कारण क्या होता है कि भौम जल का स्तर नीचा हो जाता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं, जैसे वन आरोपण, यानी वनों का अगर उन्मूलन कर देंगे तो ये भी कारण है। तथा जल के अवश्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी होता है। आगे चलते हैं। जनसंख्या प्रसार भी यही कारण भी इसका है।
बढ़ते हुए उद्योग, ये भी इसके कारण हैं। जब जब बढ़ते उद्योग बढ़ेंगे उद्योग तो वो भी दोहन करेंगे। नेक्स्ट है कृषि कार्य। भारत में अधिकांश जो किसान हैं अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर भी निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई का भी यूज़ करते हैं, नहरों से भी। लेकिन जो नहर और जो है सिंचाई के लिए तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है, हर जगह ये सिंचाई उपलब्ध करने का साधन नहीं है। इन तंत्रों से भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या की बढ़ते हुए दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट भी आ रही है। अब जल का वितरण। भारत एक बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्र में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ जाता है। अतः हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा हो जाता है। आगे चलते हैं। ये कुछ हमारे क्षेत्र हैं जहाँ वार्षिक वर्षा का दिखाया गया है। अगर यहाँ देखते हैं तो डार्क जो वो ब्लू है वहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा होती है। ठीक है। अब नीचे है पर्पल, जो पर्पल क्षेत्र है इसमें, ठीक है, इसमें 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर आगे चलते हैं। जो एक्वा कलर में है वहाँ है, यहाँ इस सब क्षेत्रों में पूरा है, हमको मिलता है 100 से 150, 100 से 200 तक मिलता है पानी का। फिर जो ये वाले स्थल हैं, ठीक है, यहाँ मिलता है हमको 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। फिर इनसे जो है हल्के जो ब्लू में दिखाए गए हैं यहाँ है 40 से 60 के बीच में। फिर अब उनसे आगे अगर देखते हैं वाइट वगैरह में, जिन तो जो इनसे मीडियम कलर वाले हैं इनको दिखाते हैं तो 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है। बाकी हैं जो ज़ीरो वाले हैं वो एकदम वाइट वाले हैं जहाँ ज़ीरो वर्षा होती है, भारत से संबंधित है। आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं तो यह जो किस आधार पर दिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार 2007 से भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञा अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित है। ये समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए 12 समुद्री मील दूरी तक दिखाया गया है इसमें। फिर भारत की बाह्य सीमाओं और समुद्री तटीय रेखाएं भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सत्यापित अभिलेख प्रधान प्रति से मेल खाती है। ये जो चित्र है वो ओरिजिनल चीज़ से मेल खाती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।